तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 विज्ञान का एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं धातुओं के गुणों के बारे में। धातु अधातु हमारा ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3। आज हम थ्योरी के हिसाब से इस चैप्टर का लास्ट करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को अपने इस टॉपिक के साथ कि धातुओं को प्रकृति से कैसे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि सीधे तो ऐसा है नहीं कि प्रकृति में धातु पड़ी है, वे सोना चांदी ऐसी बिखरे पड़े हैं और आपने खोदा और उठा के ले आए, ठीक है ना। तो देखिए धातुएं जो होती हैं वो अपने जिस प्रारंभिक रूप में होती हैं, ये सब बातें हम जानेंगे कि वो जो उनका प्रारंभिक रूप है, प्रारंभिक रूप से धातु प्राप्त करने तक जितना भी हम प्रोसेस करते हैं, जितने भी क्रियाकलाप हमारे द्वारा किए जाते हैं, उसे हम धातु का निष्कर्षण बोलते हैं। तो आज का ये महत्वपूर्ण लेक्चर धातुओं के निष्कर्षण को लेकर है। तो देखिए यहां पर मैंने कुछ हेडिंग्स आपके लिए लिखे हैं, एक एक करके हेडिंग समझते हैं और इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला लिखा है धातुओं की उपस्थिति। तो धातुओं की उपस्थिति का मतलब है कि प्रकृति में धातुएं जिस भी रूप में होंगी तो भूपरपट्टी पर माने पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक मात्रा में धातुएं हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो धातु है वो एल्यूमिनियम पाई जाती है भूपरपट्टी पर, पृथ्वी की सतह पर। तो लिखा है प्रकृति में धातुएं भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, बहुत अधिक मात्रा में। जैसे एल्यूमिनियम धातु सबसे अधिक, उसके बाद लोहा दूसरी अधिक, सबसे अधिक भूपरपट्टी पर पाई जाती है। भूपरपट्टी जो वर्ड है उसका मतलब अर्थ क्रस्ट माने पृथ्वी की सतह पर। तो पृथ्वी की सतह पर धातुएं प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनमें एल्यूमिनियम धातु है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है कि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो एल्यूमिनियम है। और दूसरे नंबर पर लोहा धातु है जो प्रकृति में अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर लिखा है इसके अतिरिक्त कुछ धातुएं लवणों के रूप में समुद्री जल में भी होती हैं। जैसे सोडियम जो है NaCl के रूप में होता है, लवण है। तो जो अधिकांश धातुओं का स्रोत है वो पृथ्वी की सतह है, भूपरपट्टी है पृथ्वी की, वहां पर प्रचुर मात्रा में धातुएं उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। जबकि कुछ धातुएं समुद्री जल में लवणों के रूप में भी पाई जाती हैं। इसके बाद कुछ छोटे हेडिंग हैं जो कि आपके संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आ जाती हैं। जैसे खनिज की डेफिनेशन है। तो खनिज क्या होते हैं, जिनको आप मिनरल्स भी बोलते हैं। तो प्रकृति में धातुएं जिस रूप में, जिस प्रारंभिक रूप में होती हैं, माने धातुओं का जो प्रारंभिक रूप पृथ्वी की सतह पर होता है, जिस रूप में वो सबसे पहले उपस्थित होती हैं, वही रूप उनका खनिज कहलाता है। तो यहां पर लिखा है प्रकृति में धातुएं जिस प्रारंभिक रूप में पाई जाती हैं खनिज कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अयस्क। अयस्क किन्हें कहते हैं, ओर्स, जिन्हें इंग्लिश में आप बोलते हैं। तो देखिए अयस्क कोई नई चीज नहीं होती, अयस्क खनिज ही को ही कहते हैं। होता क्या है देखिए मैं बताऊं आपको, सारे खनिजों से धातु निकालना आसान नहीं और आर्थिक रूप से बहुत महंगा हो सकता है, इसलिए हम सारे खनिजों से धातु प्राप्त नहीं करते। तो जिन खनिजों से धातु को निकालना, जिन खनिजों से धातु को निष्कर्षित करना, उन्हें प्राप्त करना भौतिक रासायनिक दृष्टि से आसान हो, माने रासायनिक क्रियाकलाप जो हम करेंगे वो आसान हो, और आर्थिक रूप से भी हमें लाभकारी हो, माने सस्ता पड़ता हो। अब जैसे ऐसा मान लीजिए हम सोना धातु को उसके अयस्क से प्राप्त कर रहे हैं, उसके खनिज से प्राप्त कर रहे हैं सॉरी, तो पता लगा कि वो सोना जो है मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे महंगा पड़ रहा है, तो हम फिर उस अयस्क से, उस खनिज से तो निकालेंगे नहीं सोने को। तो इसलिए उस खनिज को हम अयस्क नहीं कहेंगे। माने जिस खनिज से धातु को निकालना, उसको प्राप्त करना भौतिक रासायनिक दृष्टि से आसान हो और आर्थिक रूप से लाभकारी हो, माने सस्ता हो, तब ऐसे खनिजों को हम अयस्क कहने लगते हैं। तो देखिए लिखा है वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण माने उनको प्राप्त करना सरल, सरल से मतलब ये है कि भौतिक रासायनिक जो क्रियाएं उसमें हो वो आसान हो, वह आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी होने से मतलब है कि सस्ता पड़े, तब उन्हें अयस्क कहते हैं। तो माने खनिज जो होते हैं वही अयस्क हैं, माने अयस्क कोई नई अलग से बात नहीं होती, अयस्क खनिज ही होते हैं, लेकिन सारे खनिजों को अयस्क नहीं कहते। जिन खनिजों से धातु को निकालना सस्ता पड़े और आसान पड़े, उन खनिजों को हम अयस्क कहने लगते हैं। इसके बाद लिखा है गैंग और आधात। ये देखिए इसके जैसे भी थे अयस्क के, जैसे लोहे के 2 अयस्क आपने हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सुने हैं, तो ये अयस्क हैं, जबकि ये खनिज भी हैं, लेकिन इन खनिजों से लोहे को अलग करना आसान हुआ, सस्ता हुआ, तो इसलिए इसके उन खनिजों को अयस्क कह दिया गया। तो माने लोहे के 2 अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। जैसे कॉपर का एक कॉपर ग्लांस है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है, इस टाइप से।
इसके बाद हेडिंग है गैंग और आधात्री, जिन्हें हम मैट्रिक्स करके भी बोलते हैं। तो गैंग, जैसे गैंग हम सुनते हैं कि जो समाज में अशुद्धियां होती हैं, कहते हैं ना गैंगस्टर, ये गैंग बनाए घूम रहा है, तो इसका मतलब वो अशुद्धि है, वो गलत लोग हैं। तो जैसे सामाजिक अशुद्धियों के लिए वर्ड गैंग यूज कर रहे हैं, ऐसे ही देखिए अयस्कों में भी अशुद्धियां होती हैं, क्योंकि अयस्कों में धातु तो है ही है, क्योंकि उसको तो अलग करना है, लेकिन अयस्कों में धातु के अतिरिक्त अन्य प्रकार की और तत्व हो सकते हैं या अशुद्धियां हो सकती हैं। सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, माने सल्फाइड होगा, ऑक्साइड होगा, कार्बोनेट होगा। तो इस प्रकार की जो अशुद्धियां हैं उनको गैंग या आधात्री बोला जाता है या अपद्रव्य बोला जाता है। तो लिखा है अयस्कों में धातु के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, इन अशुद्धियों को ही गैंग कहते हैं। तो देखिए जो मैंने आपके लिए 4 हेडिंग लिखे हैं, उनमें से ये लास्ट के 3 हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको शॉर्ट नोट में, संक्षिप्त टिप्पणी में लिखने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद एक एक करके हम हेडिंग वाइज ऐसे ही इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। तो देखिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है धातुओं का निष्कर्षण। तो धातुओं के निष्कर्षण से मतलब होता है कि प्रकृति से जब हम खनन करेंगे अयस्क का, माने चट्टानों की सहायता से या खदानों से अयस्क को खोदेंगे तो उसे खनन बोलेंगे। तो पृथ्वी के खनन से प्राप्त जो अयस्क है, उस अयस्क में अशुद्धियां हैं, धातु भी है, तो उस धातु को निकालना धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। क्योंकि हम धातु के साथ साथ जो अशुद्धियां उनको भी अलग करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी बीच में प्रोसेस आती हैं, तो वो सब के सब धातुओं के निष्कर्षण में काउंट होती हैं। तो इसलिए हम कह देते हैं कि पृथ्वी के खनन से प्राप्त जो अयस्क हैं उससे शुद्ध धातु प्राप्त करना धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। तो देखिए लिखा है यहाँ पर, भूमि के खनन से प्राप्त अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। यहाँ मैं एक भी क्लियर कर दूं, देखिए अयस्क माने खनिज ही मिला होगा, लेकिन जिस खनिज का प्रयोग हम धातु निकालने के लिए कर रहे हैं उस खनिज को अयस्क भी कहते हैं, तो इसलिए अयस्क वर्ड मैंने वहां लिखा है। इसके बाद देखिए 3 स्थिति हैं। पिछले लेक्चर में हमने सक्रियता श्रेणी को पढ़ा था। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातुएं हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील है। तो जब वो बहुत अधिक क्रियाशील है तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं होती, माने वो किसी न किसी अन्य धातु के साथ मिली होंगी, माने लवण के रूप में होंगी, तब उनको अलग करना अलग विधियों की सहायता से होता है। सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में होती हैं वो धातुएं भी उनकी क्रियाशीलता मध्यम होती है, तो कई बार वो सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में होती है, तो उनको हम अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। और जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुएं होती हैं, जैसे चांदी है, सोना है, तो वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, अर्थात उनमें केवल जो अशुद्धियां हैं उनको दूर कर दिया जाता है, तो ज्यादा उसमें परेशानी आपको नहीं देखने को मिलती है। तो देखिए यहीं पर ये लिखा है, जैसे पहला पॉइंट है सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुएं, जैसे गोल्ड है Au, चांदी है Ag, प्लेटिनम है, कॉपर है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है क्योंकि ये कम क्रियाशील होती है। ठीक, इनमें हालांकि कॉपर और Ag जो है, ये वाला कॉपर और जो Ag है, ये संयुक्त अवस्था में भी होता है, माने इसके अयस्क होते हैं, और कौन से अयस्क हो सकते हैं, सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्क के रूप में भी ये पाई जाती है। बात करें सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु, तो मध्य में कौन है, जिंक है, Fe है, लेड है, जो मिडिल में है, तो वो मध्यम क्रियाशील होती है, माने उनकी जो क्रियाशीलता है ना ज्यादा होती है ना कम होती है, मध्यम होती है। तो ये तो सल्फाइड रूप में है, ऑक्साइड के रूप में है और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। क्योंकि पहले हमें पता होना चाहिए ना धातुएं किस रूप में, हमें अयस्क जो है उनका किस रूप में हो सकता है। तो जो सबसे नीचे हैं वो सबसे कम क्रियाशील हैं, तो उनके अयस्क कम है। उनमें से चांदी और कॉपर के अयस्क हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो मध्य में है सक्रियता श्रेणी के, उन धातुओं की क्रियाशीलता मध्यम है, तो इसलिए उनके ऑक्साइड, उनकी जो अयस्क हैं वो सल्फाइड हैं, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में। जबकि बात करें सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर है, चूंकि वो बहुत ज्यादा क्रियाशील है, तो लिखा है सबसे ऊपर स्थित धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, माने ये मुख्य रूप से समझ लीजिए संयुक्त रूप से पाई जाती हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस प्रकार क्रियाशीलता के आधार पर हम उन्हें 3 भागों में बांट लेते हैं। तो उनको किस किस से प्राप्त किया जाता है वो देखेंगे। तो लिखा है इस प्रकार क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को विभिन्न तकनीकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। जैसे लिखा है सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं जो कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उनको आप अलग करते हैं विद्युत अपघटन द्वारा। तो हम इसे पढ़ेंगे भी। देखिए करते क्या है, एक लोहे का टैंक होता है, उसमें हम क्रियाशील धातुओं के जो यौगिक हैं, जो जिस रूप में वो हैं, तो उनको उस टैंक में डाल देते हैं। टैंक में कैथोड एनोड लगा होता है, उनकी सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह कर देंगे। तो विद्युत अपघटन इसको बोलेंगे। तो वो जिस रूप में उसका खनिज है या जिस रूप में वो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं,
तो वो टूटेंगी, उनका अपघटन हो जाएगा विद्युत धारा के प्रवाह से। तो जो धनात्मक चीजें हैं वो कैथोड की तरफ चली जाएंगी, जो ऋणात्मक है वो एनोड की तरफ चली जाएंगी। तो इस प्रकार से उन धातुओं को अलग करते हैं। माने कुल मिलाकर सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील को जो आप अलग करेंगे उनके अयस्कों से विद्युत अपघटन विधि द्वारा अलग करेंगे। जबकि जो मध्यम में है, सक्रियता श्रेणी के जो मध्यम में है, माने मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे Zn है, Fe है, Pb है, Cu है, उनका निष्कर्षण आप कार्बन के द्वारा उनका अपचयन कर देंगे, क्योंकि ये मोस्टली ऑक्साइड के रूप में होंगी। तो ZnO प्लस C, तो CO को निकालेगा, जिंक अलग हो जाएगा। Fe, FeO प्लस C, तो Fe अलग हो जाएगा, CO निकल जाएगा। तो आप इन धातुओं के ऑक्साइडों का कार्बन के द्वारा अपचयन कराएंगे और आपकी धातु मिल जाएगी। और जो सबसे कम क्रियाशील धातु है, जैसे गोल्ड सोना, गोल्ड सोना अर्थात चांदी हो गया, एक गोल्ड और सोना हो गया, माना गोल्ड और सोना एक ही बात है, तो उनको आप प्रकृति में स्वतंत्र रूप से वो आपको मिलेंगी। तो इस प्रकार से हमने धातुओं के निष्कर्षण में ये बात जान ली कि वो जो 3 कैटेगरी में धातुओं को रखा है, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे कम मध्यम क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील, उन तीनों को अलग अलग तरीके से निष्कर्षित किया जाता है। इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। फिर विस्तार से हम जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है उनको कैसे अलग करेंगे, जो नीचे हैं उनको कैसे अलग करेंगे, जो मध्य में उनको कैसे अलग करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, धातुओं को अयस्कों से अलग करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है अयस्कों का समृद्धिकरण। इसको हम अयस्कों का सांद्रण भी बोलते हैं, माने अयस्कों का इसे सांद्रण भी बोला जाता है। देखिए होता क्या है, जब खनन से अयस्क मिलते हैं तो अयस्क में मिट्टी, बालू, चूना पत्थर, अभ्रक, इस टाइप की बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। तो सबसे पहले तो इन अशुद्धियों को ही अलग किया जाता है, और जब आप इन अशुद्धियों को अलग करते हैं तो उसी स्टेप को बोलते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण, माने अयस्कों से अशुद्धियों को दूर करना। इन्हीं अशुद्धियों को तो गैंग कहते थे। तो देखिए ये लिखा है यहाँ पर, अयस्क में अत्यधिक मात्रा में बालू होता है, रेत जिसे कह रहे हैं, मिट्टी होती है, चूना पत्थर होता है, अभ्रक आदि अशुद्धियां होती है, इन्हें गैंग कहते हैं। अयस्क से सर्वप्रथम इन अशुद्धियों को ही पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। ठीक, जब आप अयस्कों से इन अशुद्धियों को हटा लेते हैं तब उसके बाद हम अयस्कों से धातुओं को अलग करने का काम शुरू करते हैं। लेकिन अभी मैंने आपसे पहले ही कहा कि 3 कैटेगरी में धातुएं हैं, जो सबसे नीचे हैं, फिर मध्यम में और सबसे ऊपर। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सक्रियता श्रेणी में जो नीचे धातुएं हैं सबसे, उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो ये जो समृद्धिकरण वाला काम है अयस्कों का, ये तो सारी प्रकार के धातुओं के लिए करना है, क्योंकि कोई भी धातु अगर भूपर पट्टी से, माने जब मिट्टी उसमें होगी, खदानों से उसे खोदा जाएगा, तो मिट्टी, ये चूना पत्थर, बालू वगैरह इस टाइप की अशुद्धियां तो रहेंगी। तो ये काम तो सबके साथ होना, लेकिन उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं अर्थात जो नीचे हैं उनको कैसे निष्कर्षित करते हैं। तो इसको देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सक्रियता श्रेणी में नीचे हैं, जैसे हम मरकरी, पारे की बात कर लेते हैं, तो मोस्टली वो जो सल्फाइड अयस्क के रूप में होती है। माने जैसे मरकरी का एक अयस्क है HGS, जिसको हम सिनेवार बोलते हैं, सिनावार, तो इसको हम सबसे पहले वायु में गर्म करेंगे। यहां पर देखिए HGS को ये वायु में गर्म किया गया, वायु का मतलब ऑक्सीजन है, तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, HGO में। फिर उसको और ज्यादा तेज गर्म करेंगे तो देखिए ये टूट जाता है, अलग अलग ऑक्सीजन बाहर हो जाती है और मरकरी धातु आपको प्राप्त हो जाती है। तो माने जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे धातु हैं मुख्यतः या तो वो सल्फाइड के रूप में होंगी, माने उनका अयस्क सल्फाइड होगा, या उनका जो अयस्क है वो ऑक्साइड होगा। तो जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे धातुएं हैं या तो सल्फाइड के रूप में होंगी या ऑक्साइड अयस्क के रूप में होंगी। तो अगर सल्फाइड अयस्क में है तो आप उन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ऑक्साइड बदल जाएंगे, सल्फाइड ऑक्साइड बदल जाएगा, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी और आपको ऑक्साइड मिलेगा उस धातु का। और फिर आप उस धातु के ऑक्साइड को और तेज गर्म कर देंगे तो वो आपको धातु मिल जाएगी और ऑक्सीजन निर्मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, देखिए सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातु कम क्रियाशील होती हैं, जैसे मरकरी के सल्फाइड अयस्क जैसे सिनेवार को सबसे पहले वायु में गर्म करेंगे तो ये HGO में परिवर्तित हो जाएगा मरकरी ऑक्साइड में, और अधिक गर्म करने पर मरकरी में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए जो नीचे स्थित धातुएं हैं वो लिख दिया है सब, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद हम जो मध्यम में धातुएं होती हैं सक्रियता श्रेणी की, उनको कैसे निष्कर्षित करते हैं इसको पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में स्थित धातुएं हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं जो बोर्ड पर लिखा है मैंने, देखिए सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में स्थित धातुएं उनका निष्कर्षण किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए पहले तो हमें ये पता है
कि जो मध्य में स्थित धातुएं हैं सक्रियता श्रेणी के, वो मुख्य रूप से सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में होती है। माने धातुओं के पीछे जैसे ZnS, ZnCO3, ZnO, इस प्रकार से। तो अगर मान लीजिए कोई धातु ऑक्साइड के रूप में है तो उससे तो धातु बहुत आसानी से अलग कर लेंगे, बस आपने उसका कार्बन के द्वारा आप चयन करा लेना है। तो जब आप किसी धातु के ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा अपचयन कराएंगे, माने जो मध्य में स्थित धातुएं उनकी बात कर रहा हूं, जो मध्य में स्थित धातुएं अगर ऑक्साइड के रूप में हुई तो आप कार्बन के द्वारा अपचयन करा के CO निकल जाएगा और धातु मिल जाएगी आपको। मान लीजिए जैसे ZnO हुआ ऑलरेडी, तो कार्बन से आप इसका अपचयन करा देंगे तो CO निकल जाएगा, माने Zn+CO, तो जिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर धातु सल्फाइड के रूप में हुई या कार्बोनेट के रूप में हुई, तब धातुओं को आप सीधे अलग नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, पहले सल्फाइड आयस और कार्बोनेट आयस को ऑक्साइड में परिवर्तित करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी दो मेथड है, एक निस्तापन है और एक भर्जन है। निस्तापन में क्या करना है, देखिए जो कार्बोनेट अयस्क हैं उनको आपने वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर देना है, माने वायु नहीं लेनी। वैसे भी आप सोचिए कि कार्बोनेट में तो खुद ऑक्सीजन है, और मैंने तो इसको ऐसे याद किया था जब मैं 10th क्लास में था कि निस्तापन माने नहीं है, ये नहीं आ रहा ना, नहीं है ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप, पहली बात तो ये हुआ कि जो मध्य में स्थित धातुएं हैं वो या तो आपके सल्फाइड के रूप में होंगी या कार्बोनेट के रूप में होंगी या ऑक्साइड। तो ऑक्साइड के रूप में अगर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप कार्बन के द्वारा अपचयन करा दीजिए, धातु मिलेगी आपको। लेकिन अगर वो धातुएं सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में है तो उनको दो मेथड से पहले ऑक्साइड में ही बदला जाएगा। पहले सल्फाइड आयस को और कार्बोनेट आयस को ऑक्साइड में ही बदलना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदल रहे हैं तो उसके लिए हम करेंगे निस्तापन। तो निस्तापन में क्या होगा, इसमें आप वायु नहीं लेंगे, वायु की अनुपस्थिति रखेंगे और गर्म कर देंगे। तो जो कार्बोनेट है वो ऑक्साइड में टूट जाएगा और ऑक्सीजन निकलेगी। तो देखिए इधर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो ये दिखा है यहाँ पर। इस प्रक्रम में आयस को वायु की अनुपस्थिति में तेज गर्म किया जाता है, जिससे कार्बोनेट आयस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कैल्शियम का कार्बोनेट है, तो इसको जब आप गर्म करेंगे तो Ca और CO2 के रूप में निकलेगा। मैं अभी पहले ऑक्सीजन बोल गया था, ऑक्सीजन नहीं, CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जिंक कार्बोनेट है, इसको आप गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो ये तो तरीका है कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने का। तो देखिए धातु का कार्बोनेट धातु के ऑक्साइड में, धातु का कार्बोनेट धातु के ऑक्साइड में बदल गया है। और अगर मान लीजिए आपका अयस्क हुआ सल्फाइड, तो उसको भी आपने ऑक्साइड में ही बदलना है। तो सल्फाइड वाले के लिए आप करेंगे भर्जन। भर्जन में बस इतना करना है कि आप वायु की उपस्थिति में तेज गर्म करना है अयस्क को। तो इस प्रक्रम में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में तेज गर्म करके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए जिंक का सल्फाइड था, ऑक्सीजन के साथ गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड निकली। तो जब आपको धातु के ऑक्साइड मिल जाए निस्तापन की सहायता से भी, भर्जन की सहायता से भी, और अगर ऑलरेडी ऑक्साइड हुआ, पहले से ही ऑक्साइड हुआ, तो फिर आपने क्या करना है, लिखा है इसके बाद धातु ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा अपचयन करा दिया जाता है, जिससे धातु प्राप्त हो जाती है। माने जिंक ऑक्साइड को कॉक से अपचयित करा दिया तो ये CO निकल गया और Zn, तो धातु मिल गई। ठीक है ना। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, जब आप या तो निस्तापन ही करेंगे या भर्जन करेंगे, दोनों करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपका मध्य में स्थित धातु कार्बोनेट के रूप में हुई तो आपको करना पड़ेगा निस्तापन, माने वायु की अनुपस्थिति में आपने अयस्कों को तेज गर्म करना है, तो वो धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। और अगर मान लीजिए आपके पास मध्य में स्थित धातु सल्फाइड के रूप में हुई, तो बदलना तो उसको ऑक्साइड में ही है, कार्बोनेट को भी ऑक्साइड में बदलना है। तो कार्बोनेट को तो ऑक्साइड में बदलने के लिए कराया जाता है निस्तापन, और सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने के लिए कराया जाता है भर्जन। तो आप क्या करेंगे, इसमें सल्फाइड अयस्कों को लेंगे और वायु की उपस्थिति में तेज गर्म करने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी और धातु का ऑक्साइड बन जाएगा। तो जब आप धातु ऑक्साइड के रूप में प्राप्त कर लेंगे, तब फिर आपने बस कार्बन के द्वारा अपचयन कराना है तो धातु अलग हो जाएगी। ठीक, तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं हैं उनको कैसे निष्कर्षित करते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए लिखा है सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातुएं होंगी उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो जो सबसे ऊपर धातुएं होती हैं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, तो उनको आप अपचयन विधि द्वारा तो अलग कर नहीं सकते, या कोई निस्तापन भर्जन तो आप करके उनको बना नहीं सकते, अलग कर नहीं सकते धातुओं को। तो इसके लिए आपको वैद्युत अपघटन का प्रयोग करना पड़ता है। और वैद्युत अपघटन करने के लिए देखिए मैं आपको बता दूं, लिखा है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील हैं, इन्हें अपचयन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता या प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन धातुओं को विद्युत अपघटन के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे धातुएं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये
अपने क्लोराइड के रूप में होती है, तो इनके क्लोराइडों को गलितक रूप में ले लेते हैं और फिर उसका विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो देखिए करेंगे क्या, जब आप सोडियम क्लोराइड है जैसे Na का, Mg का मैग्नीशियम क्लोराइड है, Ca का कैल्शियम क्लोराइड है, तो इन क्लोराइडों को गलित अवस्था में ले लेंगे, माने उनको जलीय रूप में ले लेंगे और एक टैंक में लेकर कैथोड और एनोड लगा देंगे और उनकी सहायता से विद्युत धारा का कर देंगे प्रवाह। विद्युत धारा का प्रवाह करने से क्या होगा कि ये जो धातु के क्लोराइड है, चाहे वो सोडियम क्लोराइड है, चाहे वो मैग्नीशियम क्लोराइड है, चाहे वो कैल्शियम क्लोराइड है, ये टूटेंगे, माने धातु अलग और क्लोरीन गैस अलग। तो जो धातु है वो पॉजिटिव होती है तो वो तो जाएगी कैथोड पर, क्योंकि कैथोड माइनस का होता है, तो धातु तो जमा हो जाएगी कैथोड पर और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी एनोड पर। यही मैंने सब आपके लिए लिखा है और अभिक्रियाएं भी लिखी है। तो लिखा देखिए, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में धातुएं कैथोड पर, माने कैथोड माने ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, तो धातुएं पॉजिटिव होती है, धनायन बनाती है, इसलिए कैथोड पर जाएंगी, निक्षेपित हो जाती है, तथा क्लोरीन जो है वो एनोड पर मुक्त हो जाती है। विद्युत अपघटन में होने वाली अभिक्रियाएं निम्न है। कैसे देखिए, NaCl Na+ और Cl- में टूटा। फिर इसके बाद कैथोड पर Na+ हमने लिया तो ये Na बना, एक देखिए एक प्लस चार्ज है इधर, 0 चार्ज है, एक Na, तो ये इलेक्ट्रॉन से हमने संतुलित कर लिया, बैलेंस कर लिया इस चार्ज को, इलेक्ट्रॉन पर एक माइनस है तो इधर भी 0 चार्ज, इधर भी चार्ज, तो माने सोडियम मिला। अब देखिए हमें कैसे पता है कैथोड पर हुआ है, क्योंकि ये अपचयन के विक्रिया है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं तो अपचयन की विक्रिया होती है और अपचयन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पर। तो इस प्रकार से ये कैथोड पर आपको सोडियम मिल जाएगा। फिर एनोड पर है, तो एनोड पर जो Cl- है तो वो Cl में Cl परमाणु बना रहा है, माने इधर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन अब क्या उधर जोड़ लिया तो उधर भी एक माइनस हो गया, तो ऐसे Cl परमाणु मिला, तो ऐसे Cl परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्लोरीन गैस बनाने लगते हैं। तो इस प्रकार से एनोड पर क्लोरीन गैस और आपको धातु कहाँ मिल जाएगी, कैथोड पर मिल जाएगी। तो आप सतह श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं को इस प्रकार से निष्कर्षित कर लेंगे। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखा है कि क्या आप शुद्ध सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। तो देखिए शुद्ध सोना जो माना जाता है वो 24 कैरेट माना जाता है, माने 24 कैरेट के सोने को बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध माना जाता है। तो क्या उसके आभूषण बनाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर देखिए ये है, जब शुद्ध सोना होगा अर्थात 24 कैरेट जो सोना होता है वो बहुत मुलायम होता है, नर्म होता है, तो उसके आभूषण तो आप बना नहीं सकते, उसमें बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस होने की वजह से मुड़ जाएगा। तो उसके लिए उसमें कठोरता लाने के लिए कुछ मात्रा में चांदी या तांबे का प्रयोग किया जाता है, उसको मिश्रित कर लेते हैं गोल्ड में और लगभग ऐसा मानते हैं कि 22 कैरेट सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। तो ये मैंने उत्तर में आपके लिए लिखा है। तो एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर था। दूसरा मैं बताऊं, देखिए आज का ये लेक्चर यहीं पर लास्ट होता है। इसमें टॉपिक है संक्षारण, वो इस चैप्टर में मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही चैप्टर में संक्षारण बहुत अच्छे से बताया था। थोड़ा बहुत मैं देखिए यहाँ पर ऐसे बता दूं कि संक्षारण का मतलब ये होता था कि जब आप किसी धातु की सतह को वायु और नमी के संपर्क में जब बहुत अधिक क्रियाशील धातु आती है तो उस पर कुछ विशेष रंग की परत जमा हो जाती है, इसी को हम संक्षारण कहते थे, और वो धीरे धीरे धातु नष्ट होने लगती है। ठीक, तो संक्षारण से बचना कैसे होता है, आप किसी अन्य धातु का उस पर लेप कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं, उस पर पेंट या ग्रीस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे संक्षारण से बचाव के। गैल्वेनीकरण की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, उसमें पाठ्यनिहित प्रश्न और जो चैप्टर के बाद एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। माने पूरी तरह से एक चाहे बड़ा लेक्चर हो जाए, हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर के अंदर की एक्सरसाइज, चैप्टर के बाहर जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करने वाले हैं और पूरी तरह से इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ।